हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज दोस्तों हम कंप्यूटर का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 है कंप्यूटर की कार्य पद्धति। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर की जो कार्य पद्धति होती है वो कैसे होती है। इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा देखें और आखिरी तक बने रहे। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सॉलिड जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम की। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम की। कंप्यूटर सिस्टम, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम जो होता है मुख्य रूप से दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका हार्डवेयर और दूसरा होता है दोस्तों सॉफ्टवेयर। सबसे पहले मैं बात करूंगा हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर जो होता है दोस्तों, कंप्यूटर, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर की कार्य पद्धति में हार्डवेयर के बारे में। तो हार्डवेयर जो होता है दोस्तों, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, हार्ड प्लस वेयर। हार्ड का मतलब होता है दोस्तों कठोर और वेयर का मतलब होता है दोस्तों भाग। तो कंप्यूटर के वे सभी पेरिफेरल पार्ट, कंप्यूटर के वे सभी सहायक उपकरण जो कंप्यूटर में इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग और स्टोरेज और कंट्रोलिंग, इन कार्यों को करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर में हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर के अंतर्गत आता है दोस्तों आपका कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, इसके अलावा प्रोजेक्टर। ये सारी डिवाइसेस जो होती है दोस्तों हार्डवेयर होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर की एक सिंपल डेफिनेशन होती है दोस्तों कि प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्राम्स के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं दोस्तों, सॉफ्टवेयर जो होते हैं प्रोग्राम्स के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। और किसी भी सॉफ्टवेयर में क्या होता है दोस्तों, किसी भी सॉफ्टवेयर में बहुत सारे प्रोग्रामों का समूह होता है और सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने से पहले इस बात का निर्धारण किया जाता है कि सॉफ्टवेयर का उद्देश्य क्या है। मतलब किसी निश्चित उद्देश्य के लिए लिखे गए प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट पे। तो दोस्तों हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में हैं। तो हार्डवेयर अगर यदि किसी कंप्यूटर का इंजन है तो सॉफ्टवेयर उसका ईंधन है। ईंधन मतलब पेट्रोल। अगर आपके पास गाड़ी है और पेट्रोल नहीं है तो आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे। इसी प्रकार से अगर आपके पास पूरा कंप्यूटर है और उसमें सॉफ्टवेयर ही नहीं डला है, ईंधन ही नहीं डला है गाड़ी में, तो आप कैसे चलाएंगे कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर सिस्टम के दो पार्ट है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली जो होती है मोटे तौर पर 5 भागों में डिवाइड होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे निवेश की। तो निवेश क्या होता है, देखो दोस्तों, निवेश, कंप्यूटर को पढ़ना है तो आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, पर मैंने आपको हिंदी में भी बता दिया है। कंप्यूटर में जब भी कोई आप कंप्यूटर जब कार्य करता है तो सबसे पहले क्या होता है, निवेश होता है, मतलब कि इनपुट का काम होता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, कीबोर्ड की सहायता से, कीबोर्ड व माउस की सहायता से कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कंप्यूटर में वर्किंग प्रोसेस में सबसे पहले कीबोर्ड और माउस की सहायता से कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को इनपुटिंग कहते हैं। कीबोर्ड एक ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है, माउस भी एक ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों भंडारण। तो जो कीबोर्ड या माउस के द्वारा जो हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, वो निर्देश दोस्तों कंप्यूटर के सीपीयू में जाते हैं, और सीपीयू में जो उसकी प्राइमरी मेमोरी होती है, रैम और रोम, वहां पर जाके कंप्यूटर के डेटा को रैम में अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर के सीपीयू में बहुत सारे रजिस्टर और बफर पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, डेटा स्टोरेज का कार्य करते हैं। तो कंप्यूटर में जब डेटा को इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस के सहायता से जब इनपुट किया जाता है तो डेटा चला जाता है सीपीयू में। कहां जाता है दोस्तों, डेटा सीपीयू में जाता है। इसको हम थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम करेंगे इनपुट। इनपुट करने के लिए हम यूज करेंगे कीबोर्ड और माउस का। इसके बाद में हम बात करेंगे, ये डेटा जाएगा आपका सीपीयू में, और सीपीयू के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। इसके 3 मुख्य पार्ट होते हैं, आपका एएलयू होता है, सीयू होता है, एमयू होता है, और इसी में आपका स्टोरेज यूनिट भी होता है। इसी से जुड़ा हुआ होता है आपका स्टोरेज यूनिट।
और ये आपका पूरा सीपीयू हो गया, और इसके बाद में आपका जो परिणाम होता है वो आउटपुट डिवाइस के द्वारा दिखाई देता है। तो यहां पर जो आता है वो होता है आपका रिजल्ट और इंफॉर्मेशन। तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो निर्देश दिए जाते हैं वो होते हैं डेटा। तो दोस्तों कंप्यूटर की कार्यप्रणाली हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इनपुट किया जाता है डेटा को, जो कीबोर्ड और माउस के सहायता से किया जाता है। इसके बाद में जो डेटा सीपीयू में आता है दोस्तों, तो सीपीयू में कई प्रकार के रजिस्टर लगे होते हैं, कई प्रकार के बफर होते हैं और रैम चिप लगी होती है, जहां पर डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। और उसके बाद में डेटा पर क्या किया जाता है दोस्तों, प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग की जाती है मतलब डेटा को संसाधित किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों जब डेटा यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है तो डेटा को मनुष्य के समझने योग्य फॉर्म में बदल दिया जाता है। और कंट्रोल, ये जो कंट्रोल का जो कार्य होता है दोस्तों, कंप्यूटर के सीपीयू में कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर के सीपीयू का नर्वस सिस्टम कहा जाता है, मतलब कि नाड़ी तंत्र। जिस तरह से हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, हमारे जो माइंड में, हमारे जो ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, वो हमारे शरीर में सारी संवेदी क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। यदि हमारे पैर में कोई चींटी चाप देती है या काट देती है तो हमारे न्यूरॉन्स हमारे माइंड को ये निर्देश देते हैं कि पैर में कुछ चुभ रहा है, और फिर हमारा ब्रेन हमें आदेश देता है कि उस चींटी से अपना पैर अलग करें। इस तरह से दोस्तों कंप्यूटर में यदि कोई भी डिवाइसेस अच्छे से कार्य नहीं करती है तो कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करने का कार्य करती है, मतलब ये कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कंप्यूटर के सीपीयू का नाड़ी तंत्र किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर के सीपीयू का नाड़ी तंत्र कंट्रोल सिस्टम को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे हम सीपीयू के रजिस्टरों की। तो कंप्यूटर के में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम्स में कि कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। तो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी जो होती है दोस्तों वो होती है रजिस्टर, जो कि आकार में सबसे छोटी होती है और बहुत ही कम मात्रा में डेटा को स्टोर करती है। इसके बाद में स्पीड की अगर हम बात करें तो सबसे तेज होती है दोस्तों रजिस्टर। उसके बाद में नंबर लगता है दोस्तों कैश मेमोरी का। उसके बाद में नंबर लगता है दोस्तों रैम का। उसके बाद में नंबर लगता है दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी का, सेकेंडरी मेमोरी का। और इन सभी से ज्यादा गति होती है दोस्तों आपके सीपीयू की। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। आपके कंप्यूटर में जो कैश मेमोरी, रैम और सेकेंडरी मेमोरी होती है, इन सभी की गति जो होती है सीपीयू की गति से कम होती है। और सीपीयू की गति सर्वाधिक इसीलिए होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे रजिस्टर लगे हुए होते हैं दोस्तों। तो इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो बात कर रहे थे हम मशीन साइकिल की। तो मशीन साइकिल क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मशीन साइकिल जो होता है वो कंप्यूटर में हर समय चलता रहता है। और मशीन साइकिल का मतलब होता है दोस्तों कि कंप्यूटर में किसी भी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए, कंप्यूटर में किसी भी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए उस इंस्ट्रक्शन को सीपीयू में प्रोसेस करना पड़ता है, उसे ही मशीन साइकिल कहा जाता है। तो बात कर रहे हैं हम फैच की। ये 4 प्रोसेस होती है दोस्तों, इसमें 4 स्टेप्स होती है। ये होती है दोस्तों स्टेप्स। मशीन साइकिल की 4 स्टेप्स होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों फैच की। तो फैच क्या होता है? फैच का मतलब होता है दोस्तों कि जो भी इंस्ट्रक्शन हम सीपीयू में देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन हम सीपीयू में देते हैं या जो भी डेटा हम सीपीयू में देते हैं, तो उस इंस्ट्रक्शन या डेटा को मेमोरी में लेना, रैम में लेना फेचिंग कहलाता है। तो फेचिंग का मतलब होता है दोस्तों इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में लेना। उसके बाद में सेकंड स्टेप होती है दोस्तों डिकोड। डिकोड में क्या होता है दोस्तों कि इनपुट डिवाइस के द्वारा जो भी डेटा कंप्यूटर के सीपीयू में जाता है उसे इनपुट डिवाइस में लगा हुआ इंटरफेस प्रोग्राम डिकोड करता है। डिकोड करता है मतलब कि बाइनरी लैंग्वेज में बदलता है। उसके बाद में इंस्ट्रक्शन साइकिल का नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, थर्ड स्टेप है आपका एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन का मीनिंग होता है दोस्तों कंप्यूटर में जब हमारे द्वारा इनपुट किए गए इंस्ट्रक्शन को क्रियान्वित किया जाता है तो उसे एग्जीक्यूशन कहा जाता है। इसके बाद में है लास्ट में दोस्तों स्टोर। तो जो हमारे द्वारा जो भी प्रोसेसिंग की जाती है, जो भी एग्जीक्यूशन किया जाता है और जो इंटरमीडिएट
और जो फाइनल रिजल्ट आता है वो कंप्यूटर की रजिस्टर में स्टोर रहता है, और जो फाइनल परिणाम होता है उसे कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल कंप्लीट हुआ। इसके बाद में दोस्तों हम आगे बात करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों कंप्यूटर के हार्डवेयर के मुख्य भाग। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के भाग। तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड होता है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट यूनिट की। इनपुट यूनिट जो होती है दोस्तों कंप्यूटर की वह यूनिट होती है जिसकी सहायता से कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, ये सारी जो होती है दोस्तों इनपुट डिवाइस होती है। और इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट की सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। और प्रत्येक इनपुट यूनिट में एक इंटरफेस प्रोग्राम लगा होता है जो क्या करता है कि जब भी हम कीबोर्ड से कोई कुंजी को दबाते हैं तो कीबोर्ड में एक इंटरप्रेटर लगा होता है दोस्तों, जो क्या करता है हमारे द्वारा इनपुट किए गए कैरेक्टर या डेटा को या नंबर को उसे बाइनरी लैंग्वेज में बदलता है और उसे फिर सीपीयू में भेज दिया जाता है और सीपीयू में उसे स्टोर कर लिया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सेकेंड टॉपिक है आपका स्टोरेज यूनिट। तो जब हम कंप्यूटर के सीपीयू में इनपुट डिवाइस के द्वारा डेटा इनपुट करते हैं तो वह पहले कहां जाता है दोस्तों, सीपीयू में जाता है। तो सीपीयू की रैम में जाता है। कहां पर जाता है? रैम में जाता है, और रैम में उसे अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है। तो वोलाटाइल का मीनिंग होता है दोस्तों अस्थाई। तो बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले इस वीडियो को देख रहे होंगे दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वोलाटाइल का मतलब होता है अस्थाई और नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है स्थाई। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, नॉन वोलाटाइल मेमोरी जो होती है वो होती है रोम या सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल होती है, मतलब कि स्थाई होती है, और वोलाटाइल मतलब अस्थाई। तो रैम जो होती है आपकी अस्थाई मेमोरी होती है, और जब हम इनपुट डिवाइस की सहायता से डेटा को रैम में डालते हैं तो वो डेटा कुछ समय के लिए रहता है, और जब वो प्रोसेस हो जाता है सीपीयू के द्वारा और जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो उस इंफॉर्मेशन को रैम से हटा दिया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है, और इसमें भविष्य में फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम परिणामों को स्थायी रूप से स्टोर करके रखते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सिस्टम यूनिट की। सिस्टम यूनिट जो होता है वो कंप्यूटर का एक भाग होता है हार्डवेयर का, मतलब एक डिब्बा होता है टीन का बना हुआ, जिसके अंदर में कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है, प्रोसेसिंग यूनिट होती है और प्राइमरी मेमोरी होती है। इसके अलावा हम बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड में आपको बता दूं दोस्तों ये सीपीयू का हृदय होता है। द हार्ट ऑफ सीपीयू इज नोन एज मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को पीसीबी भी कहा जाता है दोस्तों। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि पीसीबी का पूरा नाम क्या होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं पीसीबी का पूरा नाम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है दोस्तों, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। आप सोच रहे होंगे कि मदरबोर्ड को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड क्यों कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जब आप मदरबोर्ड को निकाल कर देखेंगे तो पीसीबी जो होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो होता है, मदरबोर्ड को जब आप निकाल कर देखोगे तो वह रंगीन होता है और उसमें कलरफुल तार बने हुए होते हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मदरबोर्ड में जो प्रोसेसर होता है या जो मदरबोर्ड होता है उस पर बहुत सारे तारों का समूह होता है, जो कि वहां पे इंटरनल सर्किट बना होता है जो कि कलरफुल होता है, इसीलिए इसे प्रिंटेड कहा जाता है, मुद्रित सर्किट बोर्ड कहा जाता है। और मदरबोर्ड को कंप्यूटर का मेन बोर्ड भी कहा जाता है। यह भी कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर में मेन बोर्ड किसे कहा जाता है। तो मेन बोर्ड मदरबोर्ड को कहा जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट कंप्यूटर के भाग पे जाते हैं दोस्तों। सिस्टम यूनिट का सेकंड भाग होता है प्रोसेसिंग यूनिट। तो मैं आपको बता दूं प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब यहां पर है सीपीयू के अंदर रखा हुआ प्रोसेसर, जैसे कि पेंटियम, डुअल कोर, इस टाइप के जो प्रोसेसर होते हैं दोस्तों। तो प्रोसेसिंग यूनिट का क्या कार्य होता है? प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है दोस्तों कंप्यूटर का वह भाग होती है जो इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करने का कार्य करती है। इसके बाद में हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी की। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कंप्यूटर की मेन मेमोरी को ही कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। इसे इंटरनल मेमोरी इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह मदरबोर्ड पर लगी हुई होती है। तो मेन मेमोरी में दोस्तों सिर्फ 2 मेमोरी आती है जिसको कि हम रैम और रोम के नाम से जानते हैं। तो रैम और रोम, तो रैम और रोम। तो दोस्तों रैम जो होती है ये 2 टाइप की होती है। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि एक होती है दोस्तों डायनामिक रैम और एक होती है दोस्तों स्टैटिक रैम। तो डायनामिक रैम को डी रैम कहा जाता है और स्टैटिक रैम को एस रैम कहा जाता है। डायनामिक
रैम और ये स्टैटिक रैम। तो इसी स्टैटिक रैम को दोस्तों कैश मेमोरी कहा जाता है। कैश मेमोरी की विशेषता ये होती है दोस्तों कि ये कैश मेमोरी जो होती है इसकी जो गति होती है वो मेन मेमोरी से भी ज्यादा होती है, मतलब कि रैम से भी ज्यादा होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि कैश मेमोरी का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कैश मेमोरी जो होती है उसमें ऐसे डेटा को रखा जाता है जिसका उपयोग सीपीयू को बार बार करना है, और रैम से डेटा को लेने में सीपीयू को अधिक समय लगता है, लेकिन कैश मेमोरी में यूजफुल डेटा को रख दिया जाता है ताकि उसे जल्दी जल्दी एक्सेस किया जा सके। तो कैश मेमोरी का प्रयोग करने से हमारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ जाती है। कैश मेमोरी रैम से महंगी आती है और इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों, लेकिन जो आपकी डायनामिक रैम होती है इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डायनामिक रैम में कैपेसिटर लगे होते हैं दोस्तों। कैपेसिटर मीन संधारित्र, और आपने पढ़ा होगा दोस्तों 12th फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कि जो कैपेसिटर होते हैं वो चार्ज होते हैं और वो फिर डिस्चार्ज भी होते हैं। लेकिन अगर आप इस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश नहीं करते हैं तो संधारित्र जो होते हैं, कैपेसिटर जो होते हैं, वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, जिससे आपको कंप्यूटर में मेमोरी को रिफ्रेश करते हैं तो उससे डेटा फिर से लोड होता है, जिसके कारण क्या होता है, टाइम कंज्यूम होता है, और टाइम कंज्यूमिंग होने के कारण मेमोरी में डेटा को फिर से लोड होना पड़ता है और उससे ये मेमोरी की गति धीमी हो जाती है। तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि डायनामिक रैम अधिक तेज होती है या स्टैटिक रैम अधिक तेज होती है। तो तेज होती है दोस्तों स्टैटिक रैम, क्योंकि इसे बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसमें फ्लिप फ्लॉप का यूज किया जाता है। तो फ्लिप फ्लॉप में डेटा के कंटेंट जो होते हैं वो बार बार डिलीट नहीं होते हैं, क्योंकि वो डिस्चार्ज नहीं होते हैं, परंतु डायनामिक रैम डिस्चार्ज, उसमें लगे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाते हैं, इसीलिए इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो डायनामिक रैम जो होती है दोस्तों वो उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी अच्छी स्टैटिक रैम होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों रोम की। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। यहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि रैम जो होती है, जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है और उसके बाद रोम का कार्य चालू होता है। तो रोम का कार्य क्या होता है दोस्तों, बूटिंग प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में लोड होता है और उसके बाद में फिर रोम मेमोरी में जो होता है दोस्तों कंप्यूटर का फर्मवेयर होता है। जो कंप्यूटर में जो फर्मवेयर होता है उसका नाम होता है बायोस। तो कंपटीशन एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है दोस्तों कि बायोस क्या होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बायोस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये एक प्रकार का फर्मवेयर होता है जो कंप्यूटर को चालू करने के बाद, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जांच करता है कि सभी पार्ट जो है वो प्रॉपरली कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कंप्यूटर के सभी पार्ट अच्छे से कार्य नहीं कर रहे होते हैं या कोई सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम होती है तो बायोस सॉफ्टवेयर उसका एरर मैसेज जनरेट करता है। तो इस तरह से दोस्तों बात कर रहे थे हम रोम की। रोम जो होती है दोस्तों यह भी कई प्रकार की होती है, जैसे कि मैं यहां पर आपको नाम लिखकर बता रहा हूं। पीरोम होती है दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में इसका फुल फॉर्म आता है। पीरोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद में ईपीरोम होती है दोस्तों, जिसका पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद में दोस्तों एक और होती है रोम का प्रकार ईईपीरोम। इसका मतलब होता है दोस्तों इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है इसमें अल्ट्रावायलेट रे का यूज किया जाता है डेटा को रीड और राइट करने के लिए, और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो होती है इसमें विद्युत सिग्नलों की सहायता से रोम के डेटा को मिटाया जाता है। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, रोम में एक ही बार सॉफ्टवेयर डाला जाता है, बार बार उसे मिटाया नहीं जाता है, लेकिन रैम का डेटा चेंज होते रहता है, इसीलिए इसे वोलाटाइल और इसे नॉन वोलाटाइल कहा जाता है। मतलब ये स्थायी, अस्थायी और ये स्थायी। तो दोस्तों रैम जो होती है वो अस्थायी होती है, मतलब कि वोलाटाइल होती है, और रोम जो होती है दोस्तों वो नॉन वोलाटाइल होती है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों ये आपका चौथा हो गया, तीसरा हो गया। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों आउटपुट यूनिट की। जब कंप्यूटर के द्वारा आपका सारा कार्य हो जाता है तो जो परिणाम होता है वो आउटपुट डिवाइस के द्वारा दिखाया जाता है, एज ए मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर या फिर साउंड सिस्टम के द्वारा। थैंक यू दोस्तों। इसके बाद में हम आगे दोस्तों हम पढ़ेंगे सीमॉस बैटरी के बारे में।